हेलो स्टूडेंट्स, हम प्रयोजनवाद के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व हम प्रयोजनवाद के अर्थ सिद्धांत पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने प्रयोजनवाद के सिद्धांत के बाद हमने प्रयोजनवाद के उद्देश्य और प्रयोजनवाद की शिक्षा का अध्ययन किया। आज इसके जो मुख्य पॉइंट्स हैं, जो मैंने आपको बताया है, चाहे हम प्रयोजनवाद पढ़ें, चाहे प्रकृतिवाद पढ़ें, चाहे हम आदर्शवाद पढ़ें, ये 6 बिंदु हैं, ये सब में ही होते हैं। यानी कि प्रयोजनवाद के अनुसार पाठ्यक्रम क्या होगा। प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम, प्रयोजनवाद और शिक्षण विधि, प्रयोजनवाद व शिक्षक, प्रयोजनवाद व छात्र, प्रयोजनवाद अनुशासन और प्रयोजनवाद व विद्यालय, प्रैग्मेटिज्म एंड करिकुलम। ठीक, प्रयोजनवाद पाठ्यक्रम निर्माण के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। उपयोगिता का सिद्धांत, जैसा कि आप जानते हैं, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। प्रयोजनवादी मनुष्य के उद्देश्यों और इच्छाओं की पूर्ति पर बल देते हैं। इसलिए उनका कहना है कि पाठ्यक्रम में ऐसे विषय होने चाहिए जो उसके वर्तमान और भावी जीवन के लिए तैयार करें। अतः उनके अनुसार पाठ्यक्रम में भाषा, स्वास्थ्य विज्ञान, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान और शारीरिक प्रशिक्षण को स्थान दिया जाना चाहिए। बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान होना चाहिए, उसके स्थान पर बालकों के लिए कृषि विज्ञान होना चाहिए। उपयोगिता का सिद्धांत भविष्य के लिए किसी भी व्यवसाय का प्रशिक्षण आवश्यक मानता है। यह इस बात को भी मानता है कि अध्ययन के विषय में इस दृष्टिकोण से चुने जाएं कि वे जीवन को वास्तविक समस्याओं का हल करने में सहायता दे। यह सिद्धांत ज्ञान के मुख्य उद्देश्य मानव प्रगति की अवहेलना नहीं करता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि हमारा जो प्रयोजनवाद है उसको करने के लिए, उसका पाठ्यक्रम निर्माण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो प्रयोजनवादी हैं वो कहते हैं कि हर तरीके की शिक्षा देनी चाहिए, जिसमें से उसे स्वास्थ्य विज्ञान, इतिहास, भूगोल, गणित और विज्ञान, विशेष रूप से शारीरिक शिक्षण भी देना चाहिए, और बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान और बालक के लिए कृषि विज्ञान देनी चाहिए, जिनका प्रयोग यूटिलिटी होती हो, उपयोगिता में लाए जाते हैं। बालकों की रुचि का सिद्धांत, पाठ्यक्रम निर्माण करते समय बालकों की रुचि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक, प्रयोजनवादियों के अनुसार बालक की रुचियां उसके विकास के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न होती हैं। अतः पाठ्यक्रम की रचना करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के लिए प्रारंभिक विद्यालय में छात्रों की खोज, रचना, कला प्रदर्शन और बातचीत में रुचि होती है। इसलिए प्रारंभिक विद्यालयों में पाठ्यक्रम का अग्रणीय विषय रखे जाने चाहिए। पढ़ना, लिखना, हाथ से काम करना, ड्राइंग करना और प्रकृति का अध्ययन करना। तो बालकों की रुचि के अनुसार भी बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रयोजनवादी ये कहते हैं। बालकों के अनुभव का सिद्धांत, तो प्रयोजनवादियों का कहना है कि पाठ्यक्रम का बालक के अनुभवों का भावी व्यवसाय और क्रियाओं के साथ घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। यानी कि बालक जो अनुभव करता है वो अनुभव उसके पाठ्यक्रम में होने चाहिए, और उनसे उसको वो क्या कर सकता है, अपने जीवन यापन के लिए तैयार हो सकता है। तो इसका कारण यह है कि जैसे ही यह संबंध स्थायी हो जाता है, बालक अपनी इच्छा दोबारा सीखने के लिए प्रेरित होता है। विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले सामान्य विषयों के साथ साथ पाठ्यक्रम में स्वतंत्र, अर्थपूर्ण और सामाजिक क्रियाओं को भी स्वस्थ होना चाहिए। प्रयोजनवादियों का मानना है कि अनुभव क्रियाओं पर आधारित है, अतः अनुभव एवं क्रिया पर आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए। इस प्रकार प्रयोजनवादी अनुभव केंद्रित व क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम देता है। डीवी के अनुसार विद्यालय समुदाय का अंग है। विद्यालय जो क्या है, समुदाय का अंग है, ये मैंने पहले ही बताया है। इसलिए यदि ये क्रियाएं
समुदाय के क्रियाओं का रूप ग्रहण कर लेंगी तो यह बालक में नैतिक गुणों और पहलकदमी तथा स्वतंत्रता के दृष्टिकोण का विकास करेंगी। साथ ही यह उसे नागरिक का प्रशिक्षण देंगे और आत्म अनुशासन की ऊंचा उठाएंगे। क्लियर? तो बच्चों के अनुभवों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एकीकरण का सिद्धांत। प्रयोजनवादी बुद्धि को समग्र और ज्ञान को अखंड में विश्वास रखते हैं। अतः उनका कहना है कि वास्तविक ज्ञान अखंड होना चाहिए। यही कारण है कि पाठ्यक्रम को विभिन्न विषयों में बांटने के पक्ष में नहीं है। हमारे इस कथन की पुष्टि रॉस के इस शब्दों से हो जाती है कि प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम में विषयों को परंपरागत विभाजन की निंदा करते हैं। एक विषय को दूसरे विषय से जोड़ना अभावना में अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक। अब पाठ्यक्रम की जो प्रयोजनवाद की शिक्षण विधियां हैं वो जान लेते हैं। वो कौन कौन सी हैं कि भाई प्रयोजनवादी बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना चाहते हैं। प्रयोजनवादियों का पढ़ाने की 3 मुख्य विधियां हैं। एक, सीखने के ये सोखने लिख गया है, इसे गलत है ये, इसे क्या है ये, सीखने के उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का सिद्धांत। कहने का तात्पर्य है कि प्रयोजनवादी इस विचार का विरोध करते हैं कि कि प्रयोजनवाद इस विचार के विरुद्ध आवाज उठाता है कि बालक अंदर के साथ अपने गुरु के चरणों में बैठे और जो कुछ वह पढ़ता है उसे पढ़े। ठीक। प्रयोजनवादी ये नहीं चाहता कि बालक दूसरों के द्वारा दिए गए ज्ञान को प्राप्त करे। इसके विपरीत वह चाहता है बालक स्वयं ही ज्ञान को प्राप्त करे। ठीक। तो सीखने का उद्देश्य होना चाहिए वो दूसरों के अनुसार ना सीखे। ठीक। सीखने की प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, ना कि दूसरों की इच्छाओं पर होनी चाहिए। नंबर 2, क्रिया एवं अनुभव द्वारा सीखने का सिद्धांत। प्रयोजनवादी जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि बालक जो है केवल अपनी खुद की करके सीखे या अपने अनुभवों से सीखे, क्योंकि खुद करके सीखेगा वह ज्ञान और अनुभवों से प्राप्त ज्ञान हमेशा काम में आता है। अतः उन्हें इस ज्ञान के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक। रॉस ने भी कहा है कि करके सीखना या अनुभव द्वारा सीखना ऐसा सीखना होता है जो जीवन में कभी भी कैसे भी कहाँ भी काम आ सकता है। सीखने की प्रक्रिया का एकीकरण। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट बात है। जैसे कि हमने अभी पाठ्यक्रम में पढ़ा था एकीकरण का सिद्धांत, उसी तरीके से सीखने की प्रक्रिया का एकीकरण का सिद्धांत यही है। सीखना अखंड है। सीखना क्या है? अखंड है। इसे अनेक पहलुओं में नहीं सीखा जा सकता। अगर हमने कुछ सीखा है उसका जीवन में एक ही लक्ष्य होता है। आज हम उठना सीख रहे हैं, सुबह जल्दी उठना सीख रहे हैं, तो ये भी पूरी पढ़ाई पर हमारी निर्भर करता है, हमारे पूरे सीखने पर निर्भर करता है, क्योंकि हर एक चीज़ एक दूसरे चीज़ से जुड़ी हुई है। लेट उठोगे लेट काम करोगे, जल्दी उठोगे जल्दी काम करोगे। क्लियर? तो ये हो गया आपका सीखने की एकीकरण का सिद्धांत। ये 3 मुख्य सीखने के सिद्धांत दिए हैं। उसके बाद देखते हैं प्रयोजनवाद एवं शिक्षक। प्रयोजनवाद में अध्यापक के कार्य विभिन्न प्रकार के माने जाते हैं। अध्यापक का प्रमुख कार्य छात्र द्वारा प्रभावपूर्ण अनुशासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां आयोजित करना है। उसे अध्ययन परिस्थितियां आयोजन करने के लिए पूर्व योजना तैयार करना पड़ती है। वह स्वयं अध्ययन समूह का एक सदस्य होता है। छात्रों को योग्यता तथा आवश्यकता का उसे पता लगाना पड़ता है। तो एक तरीके से वो गाइड के रूप में काम करता है और वह उसकी आवश्यकताओं को पता लगाकर उसकी परिस्थितियां बनाता है। उन परिस्थितियों के आधार पर छात्र अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। क्लियर?
उसे छात्रों को स्वतंत्रता की रक्षा भी करनी पड़ती है, अतः उसके हस्तक्षेप की गुंजाइश तो कम हो जाती है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि उसके स्वयं की स्वतंत्रता बाधित हो जाए। ठीक, ये अध्यापक है, कहने के रूप से यह है कि उसे एक परिस्थिति बनाने को दी जाती है, परिस्थिति के अनुसार ही छात्र सीखेगा। क्लियर। दूसरा हो जाता है हमारा प्रयोजनवाद तथा छात्र। तो प्रयोजनवाद और छात्र में यह है कि छात्रों की क्षमता एवं योग्यता के अनुसार उसे सिखाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पाठ्यक्रम एक निर्धारित कर दिया और उसी पाठ्यक्रम के अनुसार उसे पढ़ाया जा रहा है। तो प्रयोजनवाद में उसकी क्षमता पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और उसकी योग्यता पर। और इसमें यही है कि छात्रों को गुरु का सम्मान करना चाहिए। उसने स्वतंत्र जरूर छोड़ दिया है, परंतु उसे ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे जो गुरु हैं उनका कहाँ मानेंगे तो हम निर्धारित लक्ष्यों पर आवश्यक रूप से पहुंचेंगे। क्लियर। अब हमारा आ जाता है प्रयोजनवाद और अनुशासन। जैसा कि आपको बताया गया है कि प्रयोजनवाद में जो अनुशासन है वो विद्यार्थी जिस अनुशासन में रहता है उसी अनुशासन में रहना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है प्रयोजनवाद समाज कल्याण की बात ज़्यादा करता है। तो सामाजिक वातावरण का जो अनुशासन है, जैसे बड़ों का सम्मान करना समाज ने सिखाया है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे फॉलो जबरदस्ती कराया जाए, मतलब जो सामाजिक प्राणी है उसके जो सामाजिक अनुशासन है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अनुशासन स्वयं होता है, उसको रुचि और बाह्य नियंत्रण से संबंध बनाना पड़ता है। ठीक। और लास्ट है प्रयोजनवाद व विद्यालय। तो प्रयोजनवादी शिक्षा को सामाजिक प्रतिमान मानते हैं और उनका है कि शिक्षा ही समाज है। शिक्षा जो है समाज है, शिक्षा ही समाज है। तो ये उसका हो गया। थैंक यू वेरी मच।